172 सीटों के साथ महागठबंधन कहां पहुंच चुका है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी किस तरह से सिमट गई है। ये प्रचंड जनादेश है महागठबंधन के हक में और उतने ही सशक्त तरीके से ये एक संदेश है बीजेपी के लिए कि हमने आपको आपकी राजनीति को नकार दिया है। ये अब सबक साफ है, बीजेपी को इस सबक को देखना पड़ेगा। 64 सीटों पर सिमट गई है पार्टी और पूरा गठबंधन। 57 सीटों पर बीजेपी का बिहार में सिमटना एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी तरफ 78 पर लालू का पहुंचना, यानी लव फॉर लालू रिटर्न्स आप कह सकते हैं बिहार में। दूसरी तरफ जेडीयू का 70 सीटों के साथ कुल मिलाकर महागठबंधन, और दूसरी तरफ 24 सीटें कांग्रेस के पास होना भी अपने आप में एक कामयाबी कही जाएगी, क्योंकि 41 सीटों पर लड़े थे और उसमें 24 का स्ट्राइक रेट अच्छा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। चुनाव को देखा समझा बहुत करीब से उन्होंने, और लगभग ऐसे ही नतीजे उन्होंने कहे भी थे जब वो बातचीत कर रहे थे हमसे। लेकिन इस बीच आइए आपको सुनाते हैं, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी ने बात की है तेजस्वी से। तेजस्वी निकले हैं अपने घर से, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी इस वक्त हमारे साथ है। तेजस्वी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम बिहार वासियों को, तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया। और ये जो जीत है, ये बिहार की जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार के युवाओं की जीत है। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं जेडीयू दफ्तर। बहुत बड़ा दिन है उनके लिए और आज यहीं पर कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं सबकी नजर इस पर होगी। ये देखिए, सफेद लिबास में इस जन सैलाब के बीच नीतीश कुमार। सबसे पहले राजदीप सरदेसाई जी, आपसे मैं इस पर कमेंट चाहती हूँ। बहुत बड़ी ये कामयाबी, और महागठबंधन की तीनों पार्टियों को आप देख लें तो एक तरह से 50 साल के एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह से खारिज करते हुए 172 क्लीन स्वीप। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है वाकई अंजना, अगर आप मैन ऑफ द मैच ले तो नीतीश कुमार को आपको देना पड़ेगा। जो उनकी एक इमेज बन गई थी, सुशासन बाबू, हाँ। जिस तरह से ज्योति बाबू को कहा जाता था, उन्हें नीतीश बाबू कहा जाता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार अच्छा शासन नहीं देते, हाँ। पिछले 10 सालों से, खास करके जो उन्होंने पहले सड़क के लिए किया, सुरक्षा के लिए किया, और इस चुनाव में मैं कहूंगा कि जो उन्होंने बिजली के लिए किया, खास करके छोटे से छोटे गांव में आज कम से कम बिजली के खंभे पिछले 2-3 सालों में पहुंचे हैं। आज जो ये देख रहे हैं, ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश की जीत है। हाँ, लालू के वोट उनको जरूर मिले, बगैर लालू के वो चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर होता है, हर चुनाव में एक ऐसा वोटर होता है जो लास्ट मिनट अपना डिसीजन लेता है। ना जेडीयू से जुड़ा होता है, ना आरजेडी से, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। वो वोटर, और खास करके महिलाएं, उन्हें लगा कि नीतीश ने जो अच्छा शासन दिया है कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स, उसके लिए हमें उनको कुछ ना कुछ एक बार और मौका देना चाहिए। तो ये हैट्रिक जो है वो इसी वजह से हुई है कि नीतीश कुमार ने कुछ जो बड़े मसले हैं, बिजली का मसला जो है, खास करके छोटे गांव में अगर आपको 2 घंटे बिजली मिलती है, आज 22 घंटे मिलती है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार को हो रहा है। आप देखेंगे पोस्ट पोल में महिला जो है, उन्होंने काफी हद तक नीतीश को सपोर्ट किया। नीतीश कुमार कितने बड़े अब नेता बन गए। नीतीश कुमार क्या अब पूरे देश में क्या वो तस्वीर बनेंगे, वो व्यक्ति बनेंगे जो मोदी को चुनौती देंगे? अंजना जी, फरवरी के महीने में हम कह रहे थे अरविंद केजरीवाल इस तरह के नेता बनेंगे, हाँ। आज हम कह रहे हैं नीतीश कुमार। सर, दिल्ली और बिहार बहुत फर्क है। बिहार में पूरे भारत का वो आप कह सकते हैं मसाला है। मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या लोग मुलायम सिंह या मायावती मानेंगे कि नीतीश कुमार उनके नेता है? ममता आप उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार पूरे देश में एक नेशनल लीडर आज बन गए, ये कहना मुश्किल होगा। अगर अगले 4 सालों में उन्होंने फिर से अच्छी सरकार दी, हाँ। क्योंकि एक डर तो है लालू जी का, ये किस तरह से सरकार चलेगी, लेकिन अगर अच्छी सरकार दी तो जरूर मुझे लगता है नीतीश कुमार नेशनल लीडर बन सकते हैं। पर क्या राहुल गांधी
नेशनल इलेक्शन में नीतीश कुमार की जो एक तरह से लीडरशिप है उसको स्वीकारेंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के लिए बड़ी जीत है, बड़ा दिन उनके लिए। लालू ने कमबैक किया है, लेकिन असली जीत है नीतीश कुमार जी की, क्योंकि उन्होंने फ्लोटिंग वोटर लिया है। नहीं तो इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिलती। ये केवल अरिथमेटिक की बहुमत नहीं है, इसमें थोड़ी केमिस्ट्री भी है, लोगों की केमिस्ट्री नीतीश कुमार के साथ। हाँ, और वो केमिस्ट्री जरा सुनाते भी हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से वहां पर नारों के साथ स्वागत हो रहा है, जरा सुने हम लोग। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ अब जेडीयू प्रवक्ता यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और घनश्याम जी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? ये हालांकि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक सशक्त नेता के रूप में है, लेकिन ये 78 देख लीजिए बाईं तरफ, 8 सीटें आरजेडी आगे है। देखिए, जब हमने इस कोalition को प्रस्तुत किया था जनता के सामने, तो एक ट्रांसपेरेंट ट्रैक रिकॉर्ड, एक क्रेडिबल लीडरशिप, ऑथेंटिक लीडरशिप और एक साझा कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। लगातार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही कि किसी तरीके से इस चीज़ को ध्वस्त कर दें कि ये साझा कार्यक्रम या यह गठबंधन सही नहीं है। लेकिन चुनाव भर में आप देखेंगे हम लोग एक स्वर में इस गठबंधन, इसके कार्यक्रम, इसके नेता के को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक राय ये बनी घनश्याम जी कि नीतीश जी मर्यादित भाषा बोले, और लालू प्रसाद यादव का आप लोगों ने इस्तेमाल किया कि वो ब्रह्म पिशाच बोल दें, वो कभी गाय पर बयान दे दें। तो ये सोची समझी रणनीति थी। मुझे लगता है कि ये जो आपका वाक्य है ये थोड़ा सा गलत है। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, इनकी राजनीति, इनका जीवन 40 साल से बिहार की जनता के सामने खुली किताब है। हाँ। आप ये नहीं कह सकते इनके बारे में, देश में कोई नहीं कह सकता कि लालू प्रसाद यादव जी का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया। इन लोगों ने अपनी राजनीति पारदर्शी ढंग से की है। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी ने कोई नया अंदाज दिखाया जो पहले नहीं दिखाते थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भले ही लागू होती है, वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग अंदाज, अलग अलग नारे दिखाते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बदल गए थे। लेकिन आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 में सबका साथ सबका विकास कहती थी, अब सिर्फ विकास कह रही थी। सबका साथ का उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, सबका विकास की बात नहीं की। जब यहां तक कि जब आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा आया, तब भी उसमें वो बाल की खाल निकालने लगे और वो 2005 का वीडियो प्रस्तुत करने लगी नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में क्या किया। तो ये जो तरीका है कि हम हर चुनाव में माहौल को बदल देंगे, एक बड़ा प्रचार तंत्र लगाएंगे, यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री कहा जाने लगा। जनता कह रही है कि हमें एक ऑथेंटिक लीडरशिप चाहिए, हमें आभा मंडल वाला प्रोजेक्टेड लीडरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि ये मध्य वर्ग का देश नहीं है, ये गरीब लोगों का देश है। यहाँ पे लोग प्रतिदिन तय करते हैं। राजदीप जी, भाषण अब आपको चुनाव नहीं जिता सकता, ये संकेत है। नहीं, ऐसा है कि करिश्मा जो होता है, हाँ, उसकी भी एक सीमा होती है। हर चुनाव अलग होता है। 2014 के चुनाव में लोगों का गुस्सा कांग्रेस की तरफ था। हाँ। लोगों का एक तरह से रुझान नरेंद्र मोदी जी की तरफ हुआ। जिस तरह की भाषाएं, जिस तरह का उन्होंने एक तरह से लोगों को यह दिखाया कि अगर आप मुझे इलेक्ट करेंगे तो विकास लाऊंगा। हाँ। इस बार लोग कह रहे थे, सर आपने कहा था विकास, महंगाई से बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब लोग कह रहे हैं दाल की कीमत हो गई 200 रुपए। जब आप सरकार में आते हैं तो लोग सवाल पूछने लगते हैं। और राज्य, ये स्टेट इलेक्शन है, इसमें आपको लोकल लीडरशिप को साथ लेकर चुनाव लड़ना पड़ता है। एक बात मैं मानूंगा, नीतीश और लालू ने अपने स्टेट लोकल लीडरशिप को साथ लेकर ये चुनाव लड़ा। मुझे लगा कि दोनों के जो ग्राउंड लेवल सपोर्टर्स हैं उनमें भिड़ंत होगी, उनमें झगड़ा होगा और ये अलायंस शायद चल नहीं पाएगा। इस बार हमने देखा कि बीजेपी में अंदरूनी इतनी लड़ाई थी। उनके एमपी शत्रुघ्न सिन्हा हो या आरके सिंह हो, वो चुनाव से हट गए और इन दोनों के बीच में अच्छा तालमेल हो गया। ये कैसे हुआ? इसमें कास्ट अलायंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी एक तरह से एक नुकसान जो है कि आप अहंकार पर या केवल भाषणों पर या केवल एक व्यक्ति पर आप ये नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो सिस्टम इस इलेक्शन के लिए बनाया था इसकी हार है। ये 2015 है। 2014 में नरेंद्र मोदी से आप कुछ भी करवा सकते थे। 2015 में आपको सबको साथ लेकर, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन चुनाव में आप जाते हैं केवल एक व्यक्ति को लेकर। वो व्यक्ति पूजा जो होती है वो स्टेट इलेक्शन में बहुत कम चलती है। बीजेपी को वही नुकसान हो रहा है जो एक जमाने में कांग्रेस को होता था कि स्टेट इलेक्शन में आप इंदिरा गांधी पर निर्भर करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपकी लोकल लीडरशिप बहुत कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई। और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जरा आपको बता भी दें। नीतीश कुमार इस वक्त पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में वो बहुत दिलचस्प तस्वीरें ये हैं। और इसी के साथ जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, एक तरह से बताता, हालांकि मीडिया का भी बहुत जमावड़ा है वहाँ पर,
लेकिन इन ढोल नगाड़ों के बीच अब गूंज बिल्कुल साफ है बिहार की। महागठबंधन के साथ लोग ऐसे गए हैं कि बीजेपी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, और वो भी बहुत ज़्यादा पीछे, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से नकार दिया गया है बीजेपी को। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है घनश्याम जी कि रिमोट तो लालू जी के हाथ में है। देखिए, पुनः मैं अपनी बात पर आता हूँ। ये दोनों नेता ऐसे हैं, ये सेल्फ मेड लीडर्स हैं। इन्होंने अपने तरीके से बिहार को समझा है और अपने तरीके से बिहार को बदला। ये कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक कहती रही हमारे 7.5 साल मंत्री थे, क्यों नहीं उनमें से एक भी मंत्री को सामने ला सके। इस चुनाव में एक बड़ी हार की वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रणनीति के प्रति रिएक्ट करने में बड़ा समय लगता था। क्यों? क्योंकि उसका वो रिएक्ट अमित शाह करते थे, जिनको बिहार की बुनियादी समझ नहीं थी, या फिर उस पर जो भाषण देना था वो प्रधानमंत्री देते थे। जो उनका लोकल नेतृत्व मिसिंग था। ये प्रत्येक चरण में इन लोगों ने नए एजेंडे को तलाशा, क्योंकि बिहार के लिए इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ संबित पात्रा और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हो, इस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हैं जेडीयू दफ्तर, पार्टी दफ्तर, और जबरदस्त जमावड़ा है, वहां पर जनसैलाब है। दिल्ली के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है, कितना डराती है ये तस्वीरें आपको? नहीं, देखिए, मैं तस्वीरें तो देख नहीं पा रहा हूं, सामने टेलीविज़न नहीं है, मगर मैं जान पा रहा हूं कि स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा जनसैलाब होगा नीतीश जी के साथ, और वो अपने दफ्तर जा रहे होंगे। देखिए, राजनीतिक जीवन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक जीवन में ऐसे अनेकों मौके आते हैं जब आपके साथ जनसैलाब होता है, और कई बार ऐसे मौके भी होते हैं जब आप अकेले में बैठकर चिंतन कर रहे होते हैं। दोनों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दोनों ही परिस्थिति में, एक परिस्थिति जब जनसैलाब हो, उस परिस्थिति में हम अपना आपा ना खो बैठे, और दूसरी परिस्थिति में हम हताशा ना हो जाएं। ये दोनों को हम बैलेंस करते हुए चलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे विषय को चिंता करेगी, और उसमें से जो भी शिक्षा मिलेगी हम उसे ग्रहण करेंगे। दादरी का फॉर्मूला, गाय का फॉर्मूला काम नहीं आया, दाल ने रुला दिया, ये स्वीकारेंगे? देखिए, दाल के विषय पर तो मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि हाँ, दाल महंगी हुई है, क्योंकि वो एक स्टेटेड फैक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। मगर जहाँ तक दादरी का विषय है, दादरी का फॉर्मूला कोई भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने लैबोरेटरी में नहीं बनाया है। दादरी उत्तर प्रदेश का विषय था, उसके लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का विषय था, और दादरी के विषय को लेकर बिहार में कोई गए तो वो लालू प्रसाद यादव जी थे। उन्होंने गाय के विषय को इम्पोर्ट किया बिहार में। इसलिए ये कहना कि दादरी का विषय भारतीय जनता पार्टी ने ईजाद किया इलेक्शन के लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, इजाद नहीं किया, इस्तेमाल किया? नहीं, मैं इस्तेमाल वाले विषय पर भी कहूँगा कि ये गलत हमारे पे आक्षेप है, क्योंकि आप देखिए 2014 के चुनाव में भी हमारे ऊपर मुजफ्फरनगर का आपने मतलब हमारे विपक्षियों ने तमगा लगाने की कोशिश की थी कि मुजफ्फरनगर करा के पूरे भारतवर्ष में एक पोलराइजेशन का माहौल नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है। ये दलील तो मैंने पहले ही गलत ठहरा दी, क्योंकि बार बार नहीं चढ़ती ना काट की हांडी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जरा मुद्दे पर आते हैं। जब चूंकि अब गाय की भी बात हो रही है, तो ये आप जब थाली में झांक रहे थे, बीफ का जिक्र होता रहा, खट्टर साहब वहाँ कुछ और कहते रहे कि इस देश में रहना तो आपको छोड़ना होगा, नहीं तो दूसरे देश जाना होगा, आपको इस देश में हर हाल में छोड़ना होगा बीफ खाना। सवाल ये है कि आप थाली में झांकेंगे, और झांकेंगे तो दाल पर आपकी नजर नहीं पड़ रही है, आपकी नजर प्याज पर नहीं पड़ रही है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता ने उम्मीदों के साथ आपको सत्ता में बिठाया था। उम्मीदें टूटेंगी तो हार का सामना करना होगा। भाषण अब चुनाव नहीं जिता सकते। क्या ये संदेश साफ दिख रहा है आपको, संबित पात्रा जी? नहीं, देखिए अंजना जी, जिस दिन हार होती है उस दिन सबको सुनना भी चाहिए, और चाहे वो बात ठीक हो या नहीं हो, मगर हाँ, उस दिन बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सभी विषयों को आत्मसात करना चाहिए। जहां तक बीफ का विषय हो, मैं ये बहुत स्पष्ट शब्दों में मानता हूं कि बीफ के विषय को भारतीय जनता पार्टी ने कदाचित क्लियर नहीं किया है, उसे कदाचित विषय नहीं बनाया है। महाराष्ट्र में अगर मीट बैन के ऊपर हमने 20 दिन तक डिबेट किया, तो वही मीट बैन 15-15, 20-20 साल से, उससे अधिक समय से चले आ रहा था। मगर जिस प्रकार एक परसेप्शन के खेल के अंतर्गत उसे अब बिहार के चुनाव के समय विषय बनाया गया, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ये क्यों किया गया ये सबको पता है। ये एक सेक्शन लोगों ने इसे विषय इसलिए बनाया ताकि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल एंगल दिया जा सके, और उसी विषय को लेकर बिहार में चुनाव के मैदान पे उतारा जा सके। ठीक है। अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप में से भी कोई अगर सवाल करना चाहे तो मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अखिलेश जी, 41 सीटों में से 25, आपकी जो इस वक्त की परिस्थिति है उस हिसाब से तो एकदम असल दिवाली आपकी ही है। नहीं, ये गठबंधन की जीत है, वहाँ के लोगों की जीत है, और इस गठबंधन को मजबूती से बनाए रखने में
लालू जी और नीतीश जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, सोनिया जी ने जितनी मेहनत की थी उस सब का ये परिणाम आज है। अभी आप जब पूछ रही थी संबित से, संबित ने 2 बार कहा कि जब हार हो या जब भीड़ हो तो आपा नहीं खोना चाहिए। यही सोच में फर्क है। जब सत्ता में हो तब जरूर आपा मत खोइए। सत्ता की ताकत से जब आप में दम आएगा तो परिणाम यही आएंगे। फिर आप हार में आपा खो के क्या कर लेंगे? आप हार में आपा खोएंगे तो नतीजे काफी लहूलुहान हो जाएंगे। तो इसीलिए सत्ता में जब आप रहें तो आपा ना खोएं, तो ये चीज नहीं देखने को मिलती है। हमारा सोच ये है, बीजेपी का सोच, ये सोच में फर्क यहीं से दिखता है। बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि ये देश सहिष्णु था। नहीं, लेकिन राहुल जी जब आज सामने आए, अखिलेश जी जब राहुल जी सामने आए तो 25 सीटों पर ही इतने खुश थे, वो इतना अति आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठिए और फटाफट भागिए, नहीं तो आपको जनता निकाल कर उतार देगी। तो अभी तो कम से कम निश्चित रूप से 18 महीने हो गए, क्या परिणाम मिला है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रसातल में, एक्सपोर्ट रसातल में, रुपया बताने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स $44 के नीचे, लेकिन हमको कितने पे मिल रहा है? रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है। अभी एक्साइज ड्यूटी फिर बढ़ाई है पेट्रोलियम पे। कहीं कोई जनरेट हो ही नहीं रहा है पैसा, देश में कोई कारोबार हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बोल करके। अरे भाई 18 महीने में कब तक कोई आपके भाषा पे आपकी। चलिए ठीक है 18 महीने में कुछ नहीं हो पाई। लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहा है, ये आपको सुना है। आप लोग वहाँ चलिए ना भाई, मोदी उड़ गया हवा में। लालू यादव जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, राजदीप जी, इस पर जल्दी से आपसे कमेंट हो जाए। ये चित परिचित अंदाज पुराना लालू प्रसाद यादव का अब दिखेगा जी? एक तरह से दिखेगा, लेकिन देखिए ये 1990 का चुनाव नहीं है। भारत अब 2015 में है। अगर लालू प्रसाद जी उसी तरह की राजनीति करे जो उन्होंने 1990 और 95 में की थी, तो मुझे लगता है लालू जी को भी देखना पड़ेगा कि क्या उनका राजनीतिक भविष्य किस तरह से उतार चढ़ाव में पड़ता है। लालू जी को और मुझे लगता है लालू जी जान गए हैं। हाँ, उनके पार्टी में ऐसे कई लोग हैं। हाँ, जब आप आरजेडी जैसे पार्टी में होते हैं तो 10-15 साल बाद जब आपको सत्ता मिलती है, 2005 में मिली थी बिहार में, अब 10 साल बाद एक बार फिर आप आ रहे हैं, तो वो जो एमएलए हैं, जो उनके एमएलएज हैं, जो उनके मंत्री हैं, 80 और नंबर 1 पार्टी है, नंबर 1 पार्टी। और इससे मुझे लगता है रिमोट कंट्रोल नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जरूर एक प्रेशर ग्रुप होगा। और ये इस तरह की राजनीति नहीं जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह का अलायंस था, जिसका फायदा जरूर बिहार की जनता को हुआ, नीतीश जी को भी हुआ। उस कंपैरिजन में मैं नहीं समझता कि लालू जी की जो राजनीति है वो उस तरह से चल सकती है जो 10-15 साल अगर उस तरह की राजनीति करे तो मुझे लगता है उनके पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा धक्का एक बार फिर मिल सकता है। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कुछ ही देर में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है, चलिए रिमोट कंट्रोल नहीं भी तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में ही काम करे सरकार पर, संकेत क्या मिल रहा है वहां से? कुमार अभिषेक। देखिए अंजना, अब से कुछ देर बाद लालू जी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन हम आपको दिखा दें ये जो कुर्सी है लालू यादव की, ये इस गठबंधन में सबसे अहम होने जा रही है। हालांकि कुछ देर में लालू यादव बैठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार एक कह सकते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होने जा रही है, क्योंकि अभी तक भले ही समर्थकों की तरफ से लगातार डिप्टी सीएम जैसी बातें उठ रही हों, लेकिन जो लोग हैं यहाँ, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी, इन तमाम लोगों ने अभी तक डिप्टी सीएम को अभी तक नकार रहे हैं। अब लालू यादव आ रहे हैं, हम सीधे आपको रुख करते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए लालू यादव आ चुके हैं, मुझे लगता है कि सबसे अहम चेहरा होंगे।
आगे के लिए हाँ, दिख रहे हैं अभिषेक, वो दिख रहे हैं। माइक अब वहां पर रख दीजिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने चित परिचित अंदाज में एक बार फिर से वहां पर पहुंच के पहले तो लोगों को दाएं बाएं कर रहे हैं, फिर बैठेंगे। और दिलचस्प होगा आज सुनना क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और एक एक दिन में लगभग 8-8 रैलियां लालू प्रसाद यादव उन दिनों कर रहे थे और कई रैलियों में वक्त से पहले ये पहुंच जाते थे। दो नायकों की तस्वीर, इस जीत के पीछे के दो नायकों की तस्वीर है ये। देखिए लोगों के बीच नीतीश कुमार, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार लालू प्रसाद यादव। और बिहार में अगर महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई है तो इन दो नायकों का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण इसका रहा है। जेपी की क्रांति जरूर अधूरी रह गई, उस वक्त दोनों साथ थे और जेपी के चेले थे, लेकिन एक बार फिर से हाथ जोड़ना कम से कम बिहार में उनके लिए काम कर गया है। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज।